दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि करनाल में फिर बेनतीजा रही प्रशासन के साथ किसानों की बैठक। आईएएस के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े किसान। वहीं करनाल में मिनी सचिवालय के गेट पर किसानों का कब्जा। राकेश टिकैत ने किया बेमियादी धरने का ऐलान। वहीं कृषि कानूनों पर किसानों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में। वहीं एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा आरएसएस का किसान संगठन। वहीं 10 सितंबर को भवानीपुर में नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी बोले बीजेपी भी तैयार। वहीं कांग्रेस की तैयारियों को धार देने 10 सितंबर को यूपी आएंगी प्रियंका गांधी। तय किए 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी। वहीं यूपी चुनाव में अकेले उतरेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गठबंधन की अटकलों को किया खारिज। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले सपा पहल करे तो हम गठबंधन को तैयार। वहीं मिशन यूपी पर बीजेपी का जोर। सितंबर में 2 बार दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रभारी किए तैनात। हर राज्य में जीत दोहराने और विजय पताका फहराने की तैयारी। वहीं पंजाब में चुनाव से पहले सीटों की अदला बदली। श्रोमणी अकाली दल और बसपा में हुआ 2 सीटों पर समझौता। वहीं बीजेपी और बसपा के बाद सपा भी ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, करनाल में फिर बेनतीजा रही प्रशासन के साथ किसानों की बैठक। आईएएस के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े किसान। यह आपको बता दें कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख किसान नेता शामिल रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले 13 प्रतिनिधियों में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी शामिल रहे। अधिकारियों के साथ ये बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में जाने से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि खट्टर सरकार किसान आंदोलन को करनाल तक सीमित करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध हमेशा जारी रहेगा। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी बातचीत जारी रहेगी, यहां भी प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक की, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने का एक और मौका देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। अगली बड़ी खबर, करनाल में मिनी सचिवालय के गेट पर किसानों ने किया कब्जा। राकेश टिकैत ने किया बेमियादी धरने का ऐलान। यह आपको बता दें कि लाठीचार्ज को लेकर किसान एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग पर डटे हैं। इस मांग को लेकर किसान कल रात से ही करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मिनी सचिवालय के गेट पर कब्जा जमा लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज कराने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान कल मिनी सचिवालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगाकर पूरे प्रदर्शन को गैर कानूनी करार दे दिया है। करनाल पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से हटने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। कुछ युवा बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अब बेमियादी धरना होगा। यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने मिनी सचिवालय के गेट पर कब्जा जमा लिया है और अपने टेंट तंबू भी गाड़ लिए हैं। आपको बता दें कि करनाल में लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की तरफ से किए जा रहे लघु सचिवालय के घेराव के बीच कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर सरकार किसानों के साथ बात क्यों नहीं करती। कांग्रेस ने कहा कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है, किसानों को बुलाकर सरकार को बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि लाठीचार्ज की घटना को लेकर किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। किसान संगठनों की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा करनाल में कथित लाठीचार्ज के बाद जान गंवाने वाले किसान के परिवार वालों को सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा दे और मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। यही नहीं, किसानों ने यह भी मांग की है कि लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि अब करनाल में किसानों ने बेमियादी धरने का ऐलान कर दिया है। यदि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो यह धरना प्रदर्शन दिल्ली की तरह जारी रहेगा।
और बड़ी खबर, कृषि कानूनों को खत्म करने को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में। ये आपको बता दें कि शेतकारी किसान संगठन के अध्यक्ष व कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल जे घनवट ने दावा किया है कि समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट किसानों के पक्ष में 100% है। उन्होंने 1 सितंबर को CJI को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। आपको बता दें कि घनवट ने मांग की है कि शीर्ष कोर्ट रिपोर्ट पर लंब सुनवाई करे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन अब जल्द खत्म हो जाएगा। घनवट ने कहा कि समिति तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का समर्थन नहीं करती है, जिसके लिए किसान संगठन मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका और उनके संगठन का निश्चित रूप से मानना था कि कानूनों में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसलिए शीर्ष अदालत को किसानों की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करना चाहिए। किसान नेता घनवट ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को जल्द से जल्द या आज सार्वजनिक किया जाता है तो यह बेहतर होगा। रिपोर्ट में कही गई कई बातें जब सामने आएंगी तो लोग तय करेंगे कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में है या नहीं। रिपोर्ट अदालत को सौंपे 5 महीने हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि अदालत द्वारा रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेने के क्या कारण हो सकते हैं। CJI को लिखे पत्र में घनवट ने कहा कि रिपोर्ट ने किसानों की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है। समिति को विश्वास था कि सिफारिशें चल रहे किसान आंदोलन को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आपको बता दें कि अब अनिल घनवट ने ऐलान किया है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, जिससे कि किसान आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपको बता दें कि उनकी बातों से ऐसा लगता है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि यह रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा RSS का किसान संगठन। ये आपको बता दें कि किसान और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर अब मोदी सरकार को अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। RSS से जुड़े किसान संगठन भारतीय मजदूर संघ ने आज किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य के मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन का फैसला किया है। मुख्य प्रदर्शन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी के मुताबिक आज देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान 500 जिलों में सांकेतिक धरना देने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसान संघ की मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसलों की खरीद के लिए कानून बनाना है। चौधरी का कहना है कि किसानों को उनकी फसल का उचित और सही मूल्य नहीं मिल पाता। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि जो MSP फिलहाल किसानों को दी जाती है वो केवल धोखा और छलावा है, क्योंकि सरकार जिस MSP की घोषणा करती है उसका भुगतान 6 महीने के बाद किया जाता है। आपको बता दें कि इस बीच मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई और कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी कैबिनेट ने 6 रबी फसलों की MSP में वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान कर दिया है। गेहूं की MSP 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इस इजाफे के बाद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की MSP 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर, 10 सितंबर को भवानीपुर में नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी पूरे तरीके से तैयार। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की भवानीपुर सीट से 10 सितंबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर के विधायक रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय अब खरदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मेरे लिए भवानीपुर सीट से इस्तीफा दिया था, वो हमारी सरकार में मंत्री बने रहेंगे। उधर नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव में CPM और कांग्रेस कोई उम्मीदवार उतारते हैं कि नहीं वो कोई फैक्टर नहीं है। CPM के कभी 36 सांसद थे, आज एक भी नहीं है। कांग्रेस भी राज करती थी, आज उनका भी विधानसभा में कोई नहीं है। यहाँ लड़ाई सरकार और भाजपा के बीच में है। हमारा वोट हमारे साथ है। उम्मीदवार कोई भी हो, भवानीपुर में हम लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। बता दें कि भवानीपुर सीट से लेफ्ट फ्रंट ने CPM के
श्री जीव विश्वास को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। बंगाल में होने वाला उपचुनाव जहां ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, वहीं बीजेपी के लिए यह ममता बनर्जी को रोकने का एक बड़ा मौका होगा। इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी को खुली छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के 6 माह के भीतर उनके लिए सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। चारों सीटों पर उपचुनाव के परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की तैयारियों को धार देने के लिए 10 सितंबर को यूपी आएंगी प्रियंका गांधी। तय किए 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी। ये आपको बता दें कि मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतारने के लिए कांग्रेस ने लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूदा विधायक या फिर चुनावों में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को यूपी दौरे पर आएंगी। कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कुछ प्रत्याशियों से एक-एक कर फोन पर सीधे बात की और इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी तैयारियों को और तेज कर दें, मजबूती से लड़ें और मजबूती से जीत कराएं, पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करें और साफ कहा कि आप पर नजर रखी जाएगी। वहीं कुछ प्रत्याशियों को राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने फोन करके तैयारियां करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इन 40 प्रत्याशियों के अलावा 60 अन्य नामों पर भी प्रियंका गांधी अंतिम रूप से विचार कर रही हैं और इन नामों पर फैसला कर अगले हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि अभी प्रियंका गांधी के दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लखनऊ दौरे के दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगी। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रियंका गांधी के लिए यूपी में एक नया कार्यालय खोलने की भी तैयारी की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से जुट गई है। इसको लेकर पार्टी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मुख्य कार्यालय प्रयागराज में खोलने की फिर से चर्चा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्थानीय पार्टी नेताओं ने भी कार्यालय खोलने पर जोर दिया है। कार्यालय के लिए जगह की तलाश की जा रही है। पूर्वांचल में पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस प्रयागराज में कार्यालय खोलना चाह रही है। माना जा रहा है कि 10 और 11 सितंबर को लखनऊ आ रही प्रियंका गांधी से विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं की मुलाकात होगी। उसी दौरान प्रयागराज में नया कार्यालय खोलने को लेकर अंतिम निर्णय होगा। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव में अकेले दम पर उतरेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गठबंधन की सभी अटकलों को सिरे से किया खारिज। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर अकेले मैदान में उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सपा या बसपा से गठबंधन के लिए पार्टी आतुर नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि 10 व 11 सितंबर को यूपी की प्रभारी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं। वो यहां पर संगठन की बैठक में शिरकत करेंगी। इस दौरान मिशन 2022 की रणनीति पर भी चर्चा होगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस की नीतियों का खुलासा करेगी। आजादी के नायक रहे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस समेत सभी नायकों के बारे में गांव-गांव में जाकर प्रचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह भी बताया जाएगा कि किसने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हम सभी पार्टियों की सरकारों के कारनामों का खुलासा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे यूपी का बेड़ा गर्क किया गया। पार्टी समाज में फैलाई गई भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी भी संगठन के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले दम पर यूपी का चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले सपा पहल करे तो हम गठबंधन को तैयार। ये आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। ओवैसी ने कहा कि हम तो तैयार हैं, मगर पहल उनको करनी होगी। मुसलमान कोई गुलाम नहीं है। ओवैसी ने ये बात प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमान आपकी गुलामी करता रहे, आपको वोट दे और जब हिस्सेदारी की बात होती है
तो आप बात नहीं करते हैं। वो अपने आप को मुसलमानों का हिमायती कहते हैं और हम मुसलमानों को लीडरशिप देने की बात करते हैं। अतीक व उनकी पत्नी ओवैसी की पार्टी में प्रयागराज के फूलपुर से बाहुबली नेता व पूर्व सांसद अतीक अहमद ने मंगलवार को यहां अपनी पत्नी शास्ता परवीन के साथ AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली। अतीक अहमद इस वक्त जेल में हैं। जेल से मीडिया के लिए जारी अपने बयान में अतीक ने कहा कि ओवैसी के देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। अतीक का यह बयान अतीक की पत्नी ने प्रेस वार्ता में पढ़कर सुनाया और कहा कि वो स्वयं भी AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। ओवैसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अतीक अहमद और उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाकर विधायक बनाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव से साफ कहा कि यदि अखिलेश यादव पहल करेंगे तो मैं गठबंधन को तैयार हूं। और बड़ी खबर, मिशन यूपी पर बीजेपी का पूरा जोर। सितंबर में 2 बार दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी वो संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। वहीं इस बार पीएम मोदी अयोध्या में दीपावली मना सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दीपावली पर पीएम मोदी अयोध्या में विशेष रामलीला का आयोजन देख सकते हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अयोध्या की दीपावली बेहद खास होती है। सरयू नदी के घाट को हर साल हजारों लाखों दीपों से सजाया जाता है। हर साल इन दियों की संख्या में इजाफा भी होता है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली अयोध्या में मना सकते हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी और बसपा के बाद अब सपा भी ब्राह्मणों को लुभाने की तैयारी में। सपा 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, राजनीतिक दल भी वोटरों के अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने में जुटे हैं। बीजेपी और बसपा के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी बैठक में पार्टी से ब्राह्मणों को पर चिंतन हुआ है, जिसके बाद सपा प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 12 सितंबर से करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव भी सितंबर आखिर तक इस सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। सपा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि पार्टी 12 सितंबर से औरैया से सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, जिसके बाद 17 सितंबर को फतेहपुर, 18 को चित्रकूट और 19 सितंबर को बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।